हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ओके। अभी हमारा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमने कंप्लीट कर दिया है। मैट्रिक्स चैप्टर के अप्रोक्स हमने 50 लेक्चर्स स्टडी किए हैं, जो अप्रोक्स एवरी लेक्चर आपका 30 मिनट्स का हम लेके चलते हैं, तो 1500 मिनट्स का टोटल मैट्रिक्स हमने स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने लास्ट के 15 टू 20 लेक्चर्स के अप्रोक्स यानी कि 30 के बाद जो भी लेक्चर्स हमने जेएम और जे एक्सरसाइज को दिए हैं अप्रोक्स क्लियर। तो पूरे मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर हमने 100+ क्वेश्चन सोल्व किए हैं, यानी कि 120-130 के अप्रोक्स क्वेश्चंस अपने सोल्व किए हैं। जेएम एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस उसके अंदर सोल्व कर चुके हैं हम। जे एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में आ चुके हैं, या फिर पहले जब भी कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हमने जेएम और जे एक्सरसाइज दोनों के अंदर सॉल्व किए हैं क्लियर। हर एक कंटेंट के अंदर हमने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लियर। तो कहने का मतलब कंप्लीट उसके अंदर जो जो होना चाहिए था वो चैप्टर में आपको दिया गया है। 50 लेक्चर्स है, तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर बहुत कुछ है, यानी कि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ सफिशिएंट मटेरियल उसके अंदर रहेगा आपको। तो आपका मैट्रिसेस का जो भी हमने लेक्चर्स रेडी किए हैं 50 लेक्चर्स, वो कंप्लीट हैं, एकदम कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा फालतू का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं, मेरा एक ये मानना है कि नॉलेज अपनी एक अलग जगह है, नॉलेज हम लेते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हम वही करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ऐसे फालतू के क्वेश्चंस हम कभी भी सोल्व नहीं करते जिनका कोई लिंक नहीं होगा एग्जाम से। क्योंकि कई बार आप रेफरेंस बुक बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता, अनकंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो अनकंडीशनल या रैंडम क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। और अगर रैंडम या अनकंडीशनल क्वेश्चंस कोई आता है तो उसको आपको स्किप कर देना है क्लियर। उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और उनमें भी आप अपनी अप्रोच लगा सकते हो। जो बाकी जो नहीं आता उसके पीछे पढ़ने में कोई मतलब नहीं है क्लियर। अगर मान लो कि किसी एग्जाम में 2 या 3% अनकंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस की वजह से हम अपना पूरा सिस्टम खराब नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम और हमारा पैटर्न एक है कि सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, सेम कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिपीट करें, सेम कॉन्सेप्ट को हम चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व करें। भले ही किसी क्वेश्चंस को करने में हमें उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हमें बहुत कुछ याद रखना होता है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम आप याद रखने की कोशिश, मिनिमम टू मिनिमम हम याद रख सकें, और उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना वर्क हो सके क्लियर। तो आपको यही है। तो मैट्रिक्स से चैप्टर आपका इसी पैटर्न पे पूरा हमने कंप्लीट किया है। अभी तक आपके जो 12th के पोर्शन में हम एंटर करते हैं, तो फंक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस आपका कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। मैंने मेरी तरफ से 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, एकदम स्लो मोशन के अंदर स्टडी की है। फंक्शन आपका छोटा सा है, यानी कि उसके अंदर आपके 15 लेक्चर्स हैं, और 12th क्लास के फंक्शन में अप्रोक्स 15 लेक्चर्स हैं, आईटीएफ में अप्रोक्स 32 लेक्चर्स हैं, और मैट्रिक्स में अप्रोक्स 50 लेक्चर्स हैं। तो आप आराम से इनको सोल्व करो, आराम से स्टडी कर चुके हो आप। मुझे पता है कि इस लेक्चर में आने से पहले आप उन सभी चीज़ों को स्टडी कर चुके हो, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो डिटर्मिनेंट रहेगा। डिटर्मिनेंट का 50% पोर्शन ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके, 50 नहीं, मैं ये कहूँगा कि 70% पोर्शन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आप स्टडी कर चुके हो। अब जो डिटरमिनेंट्स में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम स्टडी करेंगे, यानी कि उन चीज़ों को भी हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आपके मैट्रिक्स में जो आपने स्टडी की है वो रिवाइज हो जाएगी क्लियर। मैट्रिसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपका एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट इनवर्स ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टी वगैरह, वो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आराम से वो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो क्लियर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट्स में,
तो डिटरमिनेंट स्टडी करने से पहले आपको मैट्रिक्स अच्छे से स्टडी कर लेना पूरा। डायरेक्टली आप डिटरमिनेंट के अंदर इंटर नहीं करोगे। अभी इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर एंटर करोगे। क्लियर। और डिटरमिनेंट चैप्टर, बिकॉज ऑफ डिटरमिनेंट चैप्टर का 70% पोर्शन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे। मैं यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, बहुत अच्छे से आपने की होगी, सब कुछ आपको आता होगा। शुरू के अंदर आपको 5 to 7 लेक्चर्स में ऐसा ही लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। क्लियर। बस हम ओनली क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो ताकि मुझे क्या बेसिक से पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आप पढ़ चुके हो। लेकिन मैं आपको उस चैप्टर के माहौल में डालने के लिए हमेशा अपनी कोशिश क्या होती है कि हर एक चैप्टर को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ चुके हो फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ आप उस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, आपकी उस चैप्टर के साथ बॉन्डिंग हो जाए, आपको उस चैप्टर में मजा आने लगे। इसलिए हम वापस से रिपीट करते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं कि दोबारा से रिपीट करने पर हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन उसका बेनिफिट बस ये है कि आप उस चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाओ, माहौल में आ जाओ, ताकि आप आराम से उसके क्वेश्चंस पढ़ सके। क्योंकि धीरे धीरे हमें सीढ़ी चढ़ना है, एक साथ हम कभी भी सीढ़ी नहीं चढ़ते। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं डायरेक्ट कभी छलांग नहीं लगानी, अपने को छलांग लगानी है लेकिन धीरे 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 अपने को चढ़ना, छलांग नहीं लगानी, अपने को स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। और वही हम हमेशा करते हैं, और वही हम वीडियो लेक्चर्स में भी करेंगे, और वही आप घर पे स्टडी करते हुए भी करोगे। आराम से बिंदास तरीके से घर पे आपको स्टडी करनी है। ओके, तो आगे हम डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट चैप्टर के कंटेंट लिख लो आप। सबसे पहले कंटेंट लिख लो। कंटेंट लिख लेना। पहला इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाल लो डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फर्स्ट कंटेंट लिख लो। फर्स्ट कंटेंट है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कंटेंट है इंट्रोडक्शन। सेकंड है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट कंटेंट इंट्रोडक्शन, सेकंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। थर्ड कंटेंट है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। फोर्थ कंटेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट कंटेंट है स्पेशल डिटरमिनेंट्स। स्पेशल डिटरमिनेंट्स। स्पेशल डिटरमिनेंट्स। स्पेशल डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट कंटेंट है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल ब्रैकेट में लिख लेना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्रेमर्स रूल ब्रैकेट में लिख लेना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री। देखो ये आपके कंटेंट हो गए। आपने देखो पहले इंट्रोडक्शन है, सेकंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करनी आती है। नेक्स्ट माइनस एंड कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए हैं, वो जो नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव करने से पहले हमारे पास जो आते थे, हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, उन 4 एलिमेंट्स को नेगेटिव करते थे ना, उससे पहले जो कोफैक्टर्स आते थे
नेगेटिव करने से पहले जो एलिमेंट्स है वो आपके माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव करने के बाद वो क्या बन जाते हैं, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स जो बहुत सारी हमने स्टडी कर ही चुके हैं। नेक्स्ट आपका स्पेशल डिटरमिनेंट्स, नेक्स्ट करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे मैट्रिसेस के अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने स्टडी किए थे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए, यही होता है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए, यही होगा। तो हम क्या करते थे वहां पर मॉड ऑफ ए देख लेते, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आपके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है तो ऊपर वाला भी आपका जीरो होना चाहिए, तब वो सॉल्यूशन होंगे। लेकिन क्या होंगे, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है लेकिन ऊपर वाला जीरो नहीं है तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड, तो सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो उसी वे के अंदर डिटरमिनेंट्स की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशंस आपके वन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस होंगे। वही टॉपिक हम रिपीट करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये डिटरमिनेंट्स की हेल्प में सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स की हेल्प में सॉल्व किया था। क्लियर, तो ये सब है। और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, वो ऑलरेडी हम वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट्स में हमने लिखा था स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वही सारी प्रोसेस यहाँ पर आएंगी। क्लियर, तो वो हम सब सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये अपनी एक स्टेप होगी, यानी कि कहने का मतलब डिटरमिनेंट्स का 70 to 80% पोर्शन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ओनली एंड ओनली आपका क्या हो रहा है, रिवाइज होगा। डिटरमिनेंट्स में ओनली एंड ओनली आपका रिवीजन होगा। एक बात ध्यान में रखना, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा लेकिन आपको रिवीजन पर्पज से उसको चीज को लेना है, आपको रिवाइज करना है। क्लियर, तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में देखो कि आपके पास जैसे कोई इक्वेशन है, मैं लिख रहा हूं a1x प्लस b1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू जीरो। ये होगी a1x प्लस b1, a1x प्लस b1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू जीरो। एक हम ये तो क्या है, वन वेरिएबल की इक्वेशन है। टू वेरिएबल की हम लिखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में हम डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन क्या है। देखो यहां से x की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन के लिए आपकी यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b1 अपॉन a1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b1 अपॉन a1। ये x की वैल्यू क्या करेगी, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। फैक्ट बात है, दोनों में x है तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की, इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो क्या रिजल्ट आएगा, a2 इंटू माइनस b1 अपॉन a1 प्लस b2 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिख दोगे, b2a1 माइनस a2b1 इज इक्वल टू जीरो, b2a1 माइनस a2b1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको देखो, अगर इसको हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं तो इसी फॉर्म को हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2। क्लियर, a1 b1 a2 b2। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या, इसी को हमने लिखा है तो क्या लिखेंगे, b2a1 माइनस a2 b1। क्लियर, यानी कि इस जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2। और इसका डिटरमिनेंट्स का क्या, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको, तो b2a1 माइनस a2 b1। तो इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन होगा। तो डिटरमिनेंट्स का यूज इसलिए ही होता है कि उसको सिंप्लीफाई करने में इजी हो। यानी कि एक जो आपके पास तीन इक्वेशन, यहां पर देखो तीन इक्वेशन गिवन है,
तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन से x एंड y फाइंड आउट करूंगा, x एंड y फाइंड आउट करूंगा। ये x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, मैं x और y इन दोनों इक्वेशन से x और y वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो वो थर्ड इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई, क्योंकि तीन इक्वेशन गिवन है, तो तीन इक्वेशन, तीनों के तीनों इक्वेशन एग्जिस्ट कब करेंगी, जब इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तभी करेगी। दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू जब थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्लियर, तो कहने का मतलब यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस यहां पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पर जो फॉर्म बनेगी लेफ्ट हैंड साइड में वो आपकी डिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी। यानी कि क्या फॉर्म बनेगी, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, यहां पर लिख लेंगे, यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने पर, इसमें पुट करने पर क्या आ जाएगी, a1 क्या लिखेंगे, b2c3 माइनस b3c2, b2c3 माइनस b2c3 प्लस b1, b1 क्या आ जाएगा आपके पास, a3c2 माइनस a2c3 प्लस c1 क्या आ जाएगा आपके पास, a2b3 माइनस b2a3। क्लियर, इस तरह से आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगा। क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप जब देखो x और y इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएगी, उस x और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, फिक्स है, यही रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को ऐसे कैसे, तो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट के अंदर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वही आपकी आएगी, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड। तो डिटरमिनेंट क्या आपका इजी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। क्लियर, तो मैं यहां से क्या पता चलता है आपको कि तीन इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो सेटिस्फिकेशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेटिस्फिकेशन, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट थर्ड में पुट करेंगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, तो मैं ये सब ना करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट ना करके मुझे डायरेक्टली देखना है कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कंडीशन क्या होगी, तो मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख लूंगा। क्लियर, और अगर डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये तीनों थर्ड दोनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को। क्लियर, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, समझ में आ गई चीजें। तो डिटरमिनेंट्स ओनली एंड ओनली आपके सेटिस्फिकेशन के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज में होता है। जैसे मैट्रिक्स आपका डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है, वैसे डिटरमिनेंट्स आपका इजी कैलकुलेशन वे में यूज होता है। इसमें कैलकुलेशन को इजी वे में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा लिख लिए a1 b1 c1, तो डायरेक्टली हम रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो पहले इसके हेल्प से आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर वो x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, देन आपका सेटिस्फाई करेगा तो आपको ये मिलेगा कि हाँ ये x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये x y और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स लिख लिया, इस डिटरमिनेंट्स को ही हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इजी कौन सा रहा, एलिमिनेशन मेथड, फिर यहाँ पुट करके, या फिर ये डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करना। क्लियर, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत ही इजी है, ये माइनस अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो इसलिए हम डिटरमिनेंट्स को यूज करते हैं। इजी कैलकुलेशन, डिटरमिनेंट्स का यूज ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही यूज होता है, इक्वेशंस को इजी वे में सॉल्व करने के लिए यूज होता है। 3 इक्वेशंस गिवन है तो उसमें x y और z की वैल्यू इजी वे में, देखो कई बार क्या होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन है। आपकी 3 इक्वेशन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, तो वो क्या हो गया, एक लॉन्ग दो इक्वेशन को तीनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके फाइंड आउट करना मुश्किल है। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू और इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर, तो इसलिए लास्ट सेकंड लास्ट कंटेंट में लिखा ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
तो वहां पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो और इजी वे के अंदर होगा। तो डिटरमिनेंट्स का यूज ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन को इजी करने में ही यूज होता है और हम अच्छे से उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? ताकि हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, रॉन्ग होने के चांसेस कम नहीं हो, और रॉन्ग होने के चांसेस कम हो। क्लियर? कम नहीं हो, चांसेस कम हो, तो हम सोल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, इसको लिख लो आप। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है डिटरमिनेंट्स का। तो आपसे कोई पूछे कि डिटरमिनेंट्स यानी कि इजी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं हम। एप्लीकेशन आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, उसके में यूज कर सकते हैं। आगे देखो डिटरमिनेंट्स, आप सेकंड कंटेंट लिख लो आप। सेकंड कंटेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे? तो देखो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है, इसी को लिख लेता हूं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। आप सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज ही करा रहा हूं कि मैं फर्स्ट किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो a1 लिखूंगा, तो a1 क्या हो जाएगा? a1 के रिस्पेक्ट में कॉलम और रो को छोड़ दो, तो क्या मिलेगा? b2 c3, b2 c2, b3 c3, माइनस ऑफ b1, सेकंड में माइनस लेंगे। क्लियर? b1 तो इसके रिस्पेक्ट में कॉलम और रो, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दो, तो क्या मिलेगा? a2 c2, a3 c3, प्लस ऑफ c1, प्लस c1, थर्ड कॉलम और रो को छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? a2 b2, a3 b3। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या लिखेंगे? a1 b2 c3, b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। क्लियर? ये देखो, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम ही आएंगे। यहां पर माइनस बाहर ले लो, तो a3 c2 माइनस a2 c3, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम ही होंगे आपके। क्लियर? ये मैंने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट इसमें पुट करके फाइंड आउट किया और डिटरमिनेंट्स को सोल्व करके फाइंड आउट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम ही आएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किसी भी रो या कॉलम, आप सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हो। अगर सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा, a2 और c2 दोनों नेगेटिव होंगे, b2 आपका पॉजिटिव होगा। जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो इवन नंबर वाली पोजीशन वाले नंबर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। इवन पोजीशन वाले नंबर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। इवन पोजीशन वाले नंबर कौन से हैं? जो कोफैक्टर्स में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, वही जो कोफैक्टर्स में हम नेगेटिव से, यानी कि b1 c2 a2 b3, ये चारों नंबर सब नेगेटिव। अगर आप सेकंड कॉलम के रो के रिस्पेक्ट में करोगे, तो माइनस a2 प्लस b2 माइनस c2। क्लियर? उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आप ध्यान में रखो। किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख लेता हूं एक बार। आप अगर सेकंड रो के सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में, तो माइनस a2 आएगा, माइनस a2, ये छोड़ दो, ये छोड़, क्योंकि ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट,
इवन पोजीशन वाले हमेशा आपको क्या करने हैं, इवन पोजीशन वाला नंबर हमेशा आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A2 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा B1 C1 B3 C3 प्लस B2 में क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो को छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा A1 C1 A3 C3 माइनस C2, माइनस लेंगे थर्ड कॉलम और सेकंड रो को छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा A1 B1 और A3 B3। क्लियर, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखेंगे माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस B2 क्या आ जाएगा A1 C3 माइनस C1 A3 माइनस C2 क्या आ जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1। क्लियर, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ओके, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो B2 से। आप देखो, अगर आप इनको और देखना चाहें कि हमें सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा यहाँ पर कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस B2 A1 C3 माइनस B2 C1 A3 माइनस C2 A1 B3 प्लस C2 A3 B1। इससे कंपेयर करना, तो यहां पर क्या रहा A1 कॉमन, तो देखो A1 किस किस में कॉमन आएगा, A1 इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन है, तो A1 कॉमन ले लो। A1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा B2 C3 माइनस ऑफ C2 B3, B2 C3 माइनस ऑफ C2 B3। अब देखो B1 कॉमन किस किस में आएगा, B1 इसमें आएगा और B1 किस में आएगा, इसके अंदर B1 दोनों में आएगा, तो माइनस B1 बाहर ले लो, माइनस B1 एज इट इज करते हैं, तो माइनस B1 लिया तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे A2 C3 माइनस ऑफ A3 C2 ये आ गया। अब लास्ट में दो रिमेनिंग रहा, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा C1, तो प्लस C1 कितना आ जाएगा A2 B3 माइनस ऑफ B2 A3। क्लियर, अब देख लो ये दोनों सेम है। क्लियर, तो कहने का मतलब आप किसी भी रो या कॉलम के, सिंगल रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी सिंगल रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि इवन पोजीशन वाले नंबर को आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। आप फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, तो आपका ये A1 ये नेगेटिव होगा, ये A3। क्लियर, तो कैसे भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करो, रो के रिस्पेक्ट में करो, किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आती है, लेकिन आपको मेन पॉइंट यही ध्यान में रखना है कि आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, बट कंडीशन आपकी यही है कि पहले डिटरमिनेंट्स पे ये साइन ये आपके नेगेटिव से मल्टीप्लाई होंगे। जैसा मैट्रिसेस में हमने कोफैक्टर्स में देखा था कि कोफैक्टर्स में ये चारों के चारों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, लिख लो इसको। ओके, एक नोट डाल के लिख लो कि आप डिटरमिनेंट्स और क्या मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट्स आपका, ये हमने लिख लिया A1 B1
C1। अगर इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना चाहें, D इज इक्वल टू, डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, तो क्या लिख लेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसको लिख लिया। ये जो फर्स्ट कॉलम है इनको रिपीट कर दिया मैंने, A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्लियर। मैंने क्या कर दिया कि इन कॉलम्स को रिपीट कर दिया मैंने, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, क्लियर। और इन दो कॉलम को मैंने आगे कंटिन्यूस कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये देखो तीन तीन के एलिमेंट्स यहां पर देखो, इस साइड में आएंगे तीन, ये देखो ये रो चलेंगे आपकी, ये नीचे की साइड में जाएगा, ये नीचे की साइड में जाएगा, क्लियर। यहां से जाएगा, ये ऊपर की साइड में जाएगा, ये ऊपर की साइड में जाएगा, ये ऊपर की साइड में जाएगा। तीन तीन के लेने हैं तो इनको पॉजिटिव लेना है, ये आपके पॉजिटिव, इनको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्लियर। तो इनको पॉजिटिव लेना है, इनको आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो देखो पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, A1 B2 C3, तो A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3, B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस ऑफ ऊपर जाने वाले क्या होंगे, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा A3 B2 C1 प्लस ऑफ B3 C2 A1 प्लस ऑफ C3 A2 B1, क्लियर। तो ये डिटरमिनेंट्स आ जाएगा आपका। तो इसको हम क्या कहते हैं, सारस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, सारस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। इसको हम सारस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे RRUS सारस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इसको लिख लिया, फिर फर्स्ट दो कॉलम को आगे रिपीट कर दिया, क्लियर। हमने स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया है, पहले इसको ऐसा कैसा लिख दिया, फर्स्ट दो कॉलम को रिपीट कर दिया, देन नीचे के साथ तीन एलिमेंट्स लेने, ये दो नहीं लेने, तीन साथ में नीचे, तीन ये होंगे ये होंगे ये होंगे, बस इतने होंगे, तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके लिखे, और ऊपर की साइड में जाने वाले तीन, ये तीन यही होंगे, तीन तीन एलिमेंट्स होंगे, तो इनको नेगेटिव। डिटरमिनेंट्स ऑलवेज आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है, क्लियर। अब इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे 4x4 की मैट्रिक्स होती है ना, 4x4 की मैट्रिक्स, तो उसके अंदर डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर हम सारस डायग्राम का यूज करते हैं, वहां 4 एलिमेंट्स लेते हैं, क्लियर। तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, 4 प्लस होंगे 4 माइनस होंगे, क्लियर। तो उसमें 5x5 की मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर जब आगे चलते हैं ना, जब इंजीनियरिंग लेवल पे स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको मैट्रिसेस 4x4 की भी आती है, 5x5 की भी आती है। तो उन मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए हमें सारस डायग्राम का यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप इस मेथड से सोल्व नहीं कर सकते इस मेथड के लिए, क्योंकि इस मेथड करो फिर 3x3 की मैट्रिक्स तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे हम सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम सारस डायग्राम का यूज वहां पर यूज करते हैं उसको, ताकि उसको इजी वे में यूज करें। यहां पर भी देखो बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है, मैच कर लो आप, देख लो नेगेटिव पॉजिटिव वाला पोर्शन A2 B3 C1, A2 B3 C1, पॉजिटिव वाला पोर्शन देखो B2 A1 C3, B2 A1 C3, C2 A3 B1, C2 A3 B1, ये आ गया। नेगेटिव वाला पोर्शन A2 B1 C3, A2 B1 C3, B2 C1 A3, B2 C1 A3, C2 A1 B3, C2 A1 B3, सेम आ रहा, क्लियर। तो इस तरह से सारस डायग्राम से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके 12th के अंदर और कंपटीशन एग्जाम में 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 का डिटरमिनेंट्स ही आएगा, 4x4 5x5 का नहीं आएगा, ये हायर लेवल पे है, वहां हम सारस डायग्राम का यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। तो ये आपकी अप्रोच है, ओके। सारस डायग्राम लिख लो इसको। ओके तो इस लेक्चर के अंदर ये इतना बेसिक इंट्रोडक्शन, वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारस डायग्राम, क्योंकि कंटेंट आपको सब कुछ पता, भले ही हम सारस डायग्राम का यूज ना करें, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन पता अपने को सब कुछ होना चाहिए कि सारस डायग्राम भी कुछ होता है, क्लियर। तो इस तरह से हाँ हम यूज कर चुके हैं,
क्लियर। तो सारस सरस आपका है ना गुजराती वर्ड सरस, तो सरस ये बहुत ही मतलब एकदम इजी है, सरस ही चल रहा है। क्लियर, एकदम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है इससे भी इजी है ये फाइंड आउट करना, लेकिन आपके क्या स्टूडेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है या मैक्सिमम टाइम इससे सोल्व करता है, तो हम इसी को प्रायोरिटी देते हैं कि आप इसी से सोल्व करो। ओके ओके बेटा, इस लेक्चर में हम इतना स्टडी करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया है, और वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।